Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the most important MCQs of Indian Partnership Act 1932. हम पार्टनरशिप एक्ट की एमसीक्यूज आज कवर करने जा रहे हैं। देखिए ये जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है, जजमेंट्स या बदलाव की सीरीज है, या फिर अगर बात कर लीजिए जो हमारे स्टैटिक कंसेप्ट्स होते हैं उन सब की जो सीरीज चल रही है, आपको ये सीक्वेंस वाइज अगर देखनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट स्टडी आईक्यू के चैनल पे पूरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। राइट, तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज पार्टनर? पार्टनर क्या होता है भाई जनाब? देखो, सिंपल सी बात है कि पार्टनर हर एक इंसान को वैसे चाहिए होता है जो हमारी चीजों को करने में हेल्प करता है। हम कहीं पे फंस जाए तो वो हमें उस प्रॉब्लम से निकालता है। एक तरीके से पार्टनर यही होता है ना। देखिए अपने लाइफ पार्टनर की बात कह लीजिए, हर इंसान को अपना लाइफ पार्टनर भी चाहिए होता है। ऐसे ही सेम एग्जाम्पल बिजनेस के तौर पर लीजिए। अब ज्यादा ही प्यार की गहराइयों मत डूब जाना, ये बिजनेस की तरफ भी आइए। अब बिजनेस में अगर ए पर्सन है, यहाँ पर हमारे ए पर्सन क्या कर रहे हैं, एक अपना बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया से बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, मान लो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि इतना भगवान ने उनको इतना दिया कि उनका बिजनेस जो है और फ्लरिश करने लगा और ज्यादा आगे बढ़ने लगा। लेकिन देखिए एक चीज होती है, जितना बिजनेस आगे बढ़ता है ना, उतना आपको मैन पावर और चाहिए होती है, आपको एक और इंसान चाहिए होता है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको लोग चाहिए होते हैं। तो अब इस बिजनेसमैन ए पर्सन, हमारे बिजनेसमैन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बी को, अब उनके फ्रेंड हो गए, बी को बोला कि चल भाई हम दोनों साथ में अपना ये कपड़े का बिजनेस करते हैं। बिकॉज देखो ऐसा है, मेरा बिजनेस जो है बहुत फ्लरिश कर रहा है, मुझे आपकी हेल्प की चाहिए। आप पहले से बिजनेस करते आए हो, मुझे आपकी स्किल्स की जरूरत है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है? शार्क टैंक में देखिए इक्विटी शेयर होती थी, वो क्या करते थे, अपना परसेंटेज देते थे वहां पे, ठीक है, एक दूसरे को क्या करने के लिए, उनकी एक स्किल्स उनको चाहिए होती थी। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी क्या चाहिए होती है, एक स्किल्स चाहिए होती है एक इंसान को। ठीक है, कि स्किल चाहिए होती है या फिर पैसा चाहिए होता है, जो भी दूसरे पर्सन की हेल्प चाहिए होती है किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, फिजिकली या फिर फाइनेंशियली चाहिए होती है, तो वो सारी आपको पार्टनर्स के साथ मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ए और बी क्या बन गए, पार्टनर बन गए। पार्टनर तो बन गए। तो अब ये एक्ट किस लिए आया कि देखो जब पार्टनरशिप फर्म बन जाती है तो ये किस तरह से काम करेगी, ये रजिस्ट्रार को कैसे बताएगी अपनी 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 सारी चीजें। ठीक है, इस तरह से अगर कोई डिस्प्यूट इनके साथ में आ गया तो किस तरह से हैंडल होगा, हर चीजें क्या होती है पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई। तो इस चीज के लिए एक अलग से स्टैच्यूट बना दिया गया। अब जैसे कंपनी की बात करते हैं, कंपनी आपके लिए कंपनी लॉ बना दिया गया, वैसे ही पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बता दिया गया। अब कंपनी मेरे मुंह से निकल ही गया है, तो कंपनी और पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप फर्म में अगर थोड़ा डिफरेंस जानना हो ना, कंपनी क्या होती है, कंपनी हमारी जब हम एक बात करते हैं तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक उसको अलग एंटिटी कहा जाता है। मतलब अगर डिस्प्यूट आ जाता है, ए पर्सन है, ए पर्सन को किसी पर्टिकुलर कंपनी से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट, इन दोनों का लड़ाई चल रही है, तो क्या होता है, तो ए पर्सन जब स्यू करेगी तो कंपनी का नाम भी अलग से लिखेगी। मान लो एबीसी कंपनी है, तो एबीसी कंपनी का नाम अलग से लिखेगी, उसको अलग से स्यू करेगी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता जनाब। पार्टनरशिप फर्म आपसे अलग एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज होती है, आप और पार्टनरशिप फर्म सेम चीज है। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी में हर एक इंसान का एक अलग अलग पर्पस होता है। जो बॉस होते हैं उनका एक अलग पर्पस होता है, इंप्लॉइज होते हैं उनका एक क्या होता है कि इंक्रीमेंट हमें चाहिए, हमें हमें सैलरी हमें बढ़नी है, ये चीजें होती है। बॉस का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। पर यहीं पे अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म का क्या मोटिव होता है, उनका मोटिव होता है कि हमको ये जो बिजनेस है हमको ये फ्लरिश करना है, सबका मोटिव यही होता है। ठीक है, तो लीगल एंटिटी हमारी अलग कौन सी होती है, कंपनी अलग होती है, पार्टनरशिप फर्म जो होती है अलग एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं होती। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के लीगल एंटिटी है अलग से, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा नहीं। पार्टनरशिप फर्म जो है अलग से लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन अगर कंपनी के सिनेरियो में बात करें तो कंपनी हमारी लीगल एंटिटी होती है। राइट, अब चलिए देखिए, एमसीक्यूज करने से पहले आपको बता दूं कि इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपके सामने मेरी आईडीज हैं, आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। लॉ से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो गाइस। चलिए, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स?
अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितने नंबर, कितने लोग होने चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इज इट 2, इज इट 10, इज इट 4, इज इट 20? कि एक पर्टिकुलर जो है नंबर बताए गए हैं, उसके बाद ही क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म आपकी स्टार्ट होगी। तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर है? बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखो ऐसे ही तो चलना होता है ना, थोड़ा बेसिक करना होता है, उसके बाद आगे चलना होता है। तो मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? 2, 10, 4, 20। ठीक है, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? तो इसका आंसर आ जाएगा जनाब 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, कि दो लोग होंगे ना, दो लोगों से फिर पार्टनरशिप चल पड़ेगी। अब दो से ज्यादा चलते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है, इस तरीके से काम होता है। तो 2 नंबर हमें चाहिए होंगे, मिनिमम नंबर तो 2 चाहिए होंगे, तभी तो पार्टनर बनेंगे। एक इंसान, एक अकेला इंसान क्या पार्टनर बन सकता है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। What type of agreement is used to form a partnership business? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप पार्टनरशिप बिजनेस बनाते हो तो किस टाइप का आपको जो है एग्रीमेंट करना होता है? क्या रिटन, क्या ओरल, या फिर रिटन और ओरल, और इनमें से कोई भी नहीं? ये मुझे बताइए। कि सिर्फ ये क्वेश्चन ना लोगों के दिमाग में भी होता है कि हमको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है, तो क्या मैं दूसरे पर्सन के साथ अगर ओरल एग्रीमेंट, मुंह से भी मतलब बोला हुआ चीज, वो भी अगर एग्रीमेंट करता हूँ, क्या उसको माना जाएगा? या फिर मुझे सिर्फ लिखना ही पड़ेगा? या फिर अगर दोनों मैं कर सकती हूँ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए बी सी डी? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाता है गाइस सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, चाहे आप रिटर्न में कीजिए चाहे आप ओरली कीजिए, दोनों ही इसमें अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट चलिए। What information shall be given to registrar of firms by a registered partnership firm? एक हमारी पार्टनरशिप फर्म है जो प्रॉपर रजिस्टर्ड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का मैंने आपको मैंडेटरी और ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो देखनी होगी यू कैन गो एंड चेक इट आउट, वो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। राइट, तो देखो अब क्या हुआ, आपने पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी रजिस्टर करवा दी। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को देनी है उसके बाद में। ठीक है, क्या ऑप्शन कहता है? न्यू ओपनिंग, क्लोजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांच। ठीक है, क्या कर रहे हो, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच है, आपकी चल रही है ब्रांच कोई भी। ठीक है, मतलब मान लो मुंबई में आपकी कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रांच है, अब आपको न्यू ब्रांच कोई खोलनी है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रार को। या फिर अगर आप क्या कर रहे हो, चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कि जो पार्टनर है, मान लो शिखा, शिखा है एक पार्टनर, और अब क्या हुआ, शिखा का नाम चेंज हो गया, या फिर जो है फर्म का एड्रेस चेंज हो गया, या फिर मैं चली गई, मैंने बोला कि मुझे ये पार्टनरशिप में नहीं रहना, मैं बाहर चली गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ गया, मतलब 3 लोग थे अब 2 लोग हो गए। तो क्या ये इंफॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार को देनी है? व्हाट देयर इज चेंज इन द नेम ऑफ फर्म और इन द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि फर्म के नाम में ही चेंज आ गया, शिखा एंड शिखा फर्म, शिखा एंड आस्था फर्म। ठीक है, ये कोई फर्म थी हमारी पार्टनरशिप फर्म, तो क्या इसका जो नाम अगर हमने चेंज कर दिया, क्योंकि मैं चली गई तो आस्था फर्म रह गया, कोई और आस्था के साथ होगा तो ये फर्म नाम रह गया, तो अगर ये भी चेंज हो गया तो क्या ये भी रजिस्ट्रार को बतानी है? या फिर लोकेशन, जो प्रिंसिपल ऑफिस था हमारा पार्टनरशिप फर्म का, वो चेंज कर दिया गया, तो वो भी रजिस्ट्रार को बतानी है। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में, क्योंकि ये ना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो बड़े क्वेश्चन में आप बड़ा सा टाइम लगा देते हो, तो थोड़ा नॉर्मल तरीके से चीजों को समझो, क्योंकि है बहुत इजी। तो इसका आप आंसर दीजिए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा गाइस। आपके सामने इसका आंसर है। एमसीक्यूज में होता क्या है, एमसीक्यूज में सामने ही तो आंसर होते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप अगर डिसोल्यूशन हो जाती है, अब अगर मैंने बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो फिर क्वेश्चनिंग जो है आपको पता लग जाएगा। इसलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। कि मान लो शिखा, आस्था, सनी, हनी, ये 4 लोग जो हैं वो एक बिजनेस, वो इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। यहाँ पर क्या हुआ, आस्था जो है, आस्था ने मना कर दिया मुझे यहाँ पर क्या नहीं रहना, पार्टनर नहीं रहना। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सारे ही जो पार्टनर्स है, सारे ही क्या इनकी डिसोल्यूशन हो जाएगी क्या? या फिर इट मींस चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, कि इनका आपस में जो रिलेशन है वो चेंज होगा।
पर्सनली रिलेशन की बात नहीं कर रहा, बिजनेस के थ्रू रिलेशन की बात कर रहा है, या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस फर्म को, या फिर इसमें से कोई भी नहीं हुआ। चलो मुझे इसका आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला गया है, ठीक है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आ जाता है बी, कि रिलेशन में चेंज आ गया। अब आस्था यहाँ पे निकल गई, अब शिखा और सनी के जो है रिलेशन में अलग आ जाएगा, हनी और सनी के रिलेशन में अलग फर्क आ जाएगा, तो इनका रिलेशन जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ अब आस्था नहीं रही, आस्था के साथ इनका रिलेशन नहीं रहा एज अ बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलेशन में इनका चेंज आ जाएगा, तो पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज आ जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर होती है तो, ठीक है। और क्या चीजें होती हैं, और देखो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की रेशो भी तो चेंज हो जाएगी ना। अब 4% में 4 हिस्सों में चीज बढ़ती थी, लेकिन अब 3 हिस्सों में बटेगी, तो जो प्रॉफिट रेशो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट वुड बी द पोजीशन वेयर अ माइनर इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। अब देखिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में माइनर जो थे वो पार्टनर थे, लेकिन जब माइनर हो गए मेजर, ये ना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जो है ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट, जब माइनर जो है, क्या माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे बहुत ज्यादा केस है, मोहरी बीबी वाला केस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पर भी बात आती है, जब अगर पार्टनरशिप फर्म में माइनर जो है वो पार्टनर है तो क्या राइट्स होते हैं, ये भी अलग से सेक्शन हमारा बहुत जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है। अब देखिए पार्टनरशिप एक्ट में ये भी बात की गई है कि अब ये जो माइनर थे, माइनर ने जब मेजर बन गए, देखिए पहले थे 15 साल के, अब 15 से जब 18 साल के हो गए, 18 साल क्रॉस कर दिया मतलब मेजर बन गए, अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे इस फर्म में नहीं रहना एज अ पार्टनर, तो क्या पोजीशन फिर होगी उनकी? ऑप्शन क्या कहता है, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू sue द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स। जो भी उसके शेयर थे इस पार्टनर के, जो भी शेयर थे उस पार्टनरशिप फर्म में, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, क्या वो स्यू कर सकता है बाकी के पार्टनर्स को कि ये मेरे शेयर को इन्होंने अच्छी तरह से नहीं निपटारा किया, ये सब उस तरह से स्यू कर सकता है। His rights and liability shall continue to be those of minor under this section up to the date on which he gives public notice। कि जब तक वो नोटिस नहीं देगा, पब्लिक नोटिस नहीं देगा कि हाँ मैं जो हूं मैं नहीं बनना चाहता इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर, तब तक जो उसकी राइट्स है और उसकी लाइबिलिटीज है वो वैसी ही रहेंगी। बाकी his share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। जब उसने नोटिस दे दिया उसके बाद पार्टनरशिप फर्म कुछ भी काम करे, अब वो लायबल नहीं है, पार्टनरशिप फर्म चाहे डूब जाए उसके बाद में, ठीक है, अब वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने नोटिस दे दिया था कि सर देखो ऐसा है, मैं अब पार्टनर नहीं रहना चाहता, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ए बी सी डी में से इसका आंसर क्या होगा, या फिर सारे के सारे इसके आंसर होंगे, ठीक है। ये ना, ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तब भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो पार्टनरशिप फर्म्स ये बिजनेस में काम आ जाता है, ठीक है। लोग जो है वो पार्टनरशिप बनाते हैं, वो फर्म्स बनाते हैं ऐसी, तो ऐसी चीजों में काम आ जाता है चीजें। अब देखो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कि ये सारी ही ऑप्शंस जो है माइनर वो कर सकता है, जो वो इलेक्ट करता है कि मुझे अब इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन देखने से ऐसा मत सोचना कि इतना बड़ा है, बस एक इसका कोर समझना कि क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है, आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम वेदर द लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर आर लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। क्या कहा गया है कि देखिए एक पार्टनर, एक फर्म है, ए बी सी फर्म यहाँ पर थी, ठीक है, ये नाम है फर्म का। अब बी की क्या हो जाती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है, लेकिन ए बी सी फर्म नाम सेम रहा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि जो बी के लीगल हेयर्स है, लीगल हेयर्स माने जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो उनके बच्चे हैं बी के, ठीक है, तो क्या वो लायबल होंगे जो बी की डेथ के बाद कोई भी अगर जो है फर्म एक्ट करती है उसमें? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बी की क्वेश्चन समझो, टेक्निकल चीज आ जाती है। बी की डेथ के बाद नाम सेम रहा, अब क्योंकि नाम सेम है तो क्या बी के जो लीगल हेयर्स है, बी के जो बच्चे हैं, वो लायबल होंगे फर्म की कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट करती है आफ्टर द डेथ ऑफ बी? ए ऑप्शन कहता है कि नहीं, द कंटिन्यूड यूज ऑफ नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after the death। कि इसका कोर ये आ गया कि नहीं वो लायबल नहीं होंगे, ना ही कोई उनका अपना एसेट लायबल होगा, कि मान लो पार्टनरशिप फर्म है उसने कोई डेट लिया हुआ है आफ्टर
ठीक है, डेट लिया और वो डूब गई, डेट उन्होंने डिफॉल्टर बन गई। अब क्या ये जो लीगल एयर है, बी के लीगल एयर, उनके एसेट्स को भी यहाँ पर यूज किया जाएगा? तो नहीं, इसका आंसर आ जाता है नो। ए ऑप्शन ये कहती है नोट ऑफ इटसेल्फ कि सिर्फ इतनी सी बात लीगल हेयर्स को लायबल नहीं बना देगी। नेक्स्ट, इफ द एस्टेट ऑफ डिसीज प्रॉपर्टी इज इनसफिशिएंट टू मेक गुड द पर्सनल एसेट्स ऑफ लीगल हेयर्स विल बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म। बी कहती कि हाँ, कि अगर जो है जो डिसीज्ड के जो property, if the estate of deceased property is insufficient to make good the personal assets of the legal heir will be liable। कि जो deceased की property थी वो नहीं थी, वो उसकी इतनी प्रॉपर्टी लायबल है ही नहीं, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है ही नहीं उसके पास कि वो कोई भी जो है वो इनसफिशिएंट है चीजों के लिए, तो क्या फिर पर्सनल एसेट्स जो है लीगल हेयर्स के उनको लायबल ठहरा दिया जाएगा? द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन इज लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द फर्म। कि जो भी डिसीज पर्सन के एस्टेट है उसको वो लायबल होगा आफ्टर हिज डेथ। उसके एसेट्स मतलब एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, उसके एसेट या फिर एस्टेट जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके एसेट्स होंगे वो लायबल होंगे। या फिर द लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज पार्टनर शिल बी लायबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर द डिमाइज ऑफ द पार्टनर। कि लीगल हेयर्स जो है वो लायबल ठहराई जाएगी। यही है कोर, यही है बस। इसका ये है कि यस या नो में मुझे जवाब दीजिए। ए ऑप्शन होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगा। कि क्या लीगल हेयर्स के एसेट जो है वो काम करेंगे, वो लायबल ठहराए जाएंगे, या फिर लीगल एसेट जो लीगल हेयर है वो खुद लायबल होगा किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। कि नहीं जनाब, सिर्फ इतनी सी बात कि बी नाम चेंज नहीं किया गया या फिर बी का नाम सेम वैसे ही रह गया उसकी डेथ के बाद भी, सिर्फ इतनी सी बात उसके लीगल हेयर्स को लायबल नहीं ठहराएगी। जो भी उसके मरने के बाद फर्म एक्ट करती है, चीजें करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए क्वेश्चन, क्या कहता है? वेदर अ नोटिस गिवन टू पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू अफेयर्स ऑफ द फर्म विल बी डीम्ड एज अ नोटिस टू द फर्म। मतलब एग्जाम्पल देखो भाई, ए बी सी तीन लोग हैं, सबको पता है कि ये तीनों जो है एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। ए भी काम करता है, ए भी रोज सुबह आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, अलग अलग काम ये कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि ये पार्टनर्स है। अब यहाँ पर एक ये पर्सन है हमारे डी पर्सन। डी पर्सन को क्या है? नोटिस देना है, कुछ भी बात करनी है, नोटिस देना है इस फर्म को, और उन्होंने इस ये नोटिस किसको दे दिया? बी को दे दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब ये नोटिस बी को चला गया तो क्या ये नोटिस ऐसा माना जाएगा कि ये सारी की सारी फर्म को ही चला गया है? क्वेश्चन क्यों आया ये? कि कई बार ना डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट ऐसे हो जाते हैं कि बी से साफ मुकर जाएगा कि मुझे तो नोटिस नहीं दिया गया, या फिर ए और सी मुकर जाएंगे कि आपने तो बी को नोटिस दिया था, हमें तो नहीं नोटिस दिया था ना। तो हम आपके कोई भी, अगर मान लो यहाँ पे इनकी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन, ए ने डी ने इस फर्म को बोला है कि आप मुझे 50 kgs लड्डू बना के देंगे, तो लेकिन क्या हुआ? ये बात उसने बी को बोली, ठीक है, बी को बोली। अब ए और सी मुकर गए कि हमें तो ये बात बोली नहीं, हम आपके लड्डू नहीं बनाते। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा कि जो मैंने बी को नोटिस दिया था, क्या ये सफिशिएंट है कि मैंने मतलब पूरी की पूरी फर्म को नोटिस दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इन्होंने क्या बोला कि इट विल बी डीम्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू दैट पार्टनर। कि नहीं, ये नोटिस नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ ऐसा माना जाएगा कि आपने बी को क्या किया, एक कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, यस इट ऑपरेज एज द नोटिस टू द फर्म। की हाँ जी, इसको नोटिस माना जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शन दी है इन द केस ऑफ फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। कि अगर ये, हाँ जी, या ये तो नोटिस माना जाएगा, लेकिन अगर बी यहाँ पर क्या करता है, बी ने यहाँ पे फ्रॉड किया होगा इसी फर्म के साथ, अपनी ही पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई फ्रॉड किया होगा, या फिर अपना कंसेंट दिया होगा उस फ्रॉड में, तब अगर यहाँ पर डी इनको नोटिस देते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा नोटिस कि ये नोटिस पूरा पार्टनरशिप फर्म को दिया गया, क्योंकि ए और सी बाद में बोल सकते हैं कि ये तो पहले ही हमारा फ्रॉडी है ये बंदा, इसको नोटिस देने की क्या जरूरत थी। ठीक है, या फिर आपसे बात करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंसर्न पार्टनर वेदर ही इन्फॉर्म्स सो टू द अदर। कि ये नेचर करता है, बी पे डिपेंड करता है कि वो इंफॉर्मेशन ये जो है पास करेगा अपने पार्टनर्स को, नहीं करेगा। अगर पास करेगा तो हाँ नोटिस है, नहीं करेगा तो नोटिस नहीं है, या फिर नहीं, ये नोटिस माना ही नहीं जाएगा। ए बी सी डी में से मुझे अब आंसर बताइए। आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करवा दिया इस क्वेश्चन को, आंसर भी बहुत अच्छे से एनालाइज करवा दिया। मुझे इसका आंसर दीजिए प्लीज, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। ए बी सी डी, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है वो बन जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, कि हाँ जी ये माना जाएगा कि ये नोटिस ही है फर्म को, लेकिन अगर जो वो जिस पर्सन को आपने नोटिस दिया गया है वो ही फ्रॉडी है, तो उसको नहीं माना जाएगा कि ये आपने पार्टनरशिप फर्म को नोटिस दिया है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट आ जाइए, when there is a change in the constitution of the firm, what would be the statute of continuing guarantee given to the firm? कि जब फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज आ गया, 6 लोग थे, 4 लोग रह गए, तो अब जिसने भी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी है उस फर्म को, उसका क्या पोजीशन रहेगा? व्हाट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी? कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? आप देखो, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ये ए, ये बी और ये सी। बी पर्सन ने सी से क्या लिया है? डेट लिया है, कर्जा लिया है। अब यहाँ पर ए पर्सन पिक्चर में आए। ए ने बोला कि मैं बी की गारंटी देता हूं कि बी जो है वो सी को बोला कि बी पर्सन पक्का आपको क्या करेंगे, आपको ये जो कर्जा है वो चुकाएंगे, ये पैसे चुकाएंगे, ये नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, ये गारंटी प्रॉपर दे दी गई। तो यहाँ पर अब ये तो गारंटी हो गई। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का क्या होता है? मतलब कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का होता है जो एक ही, यहाँ पर तो अगर बी ने अगर मान लो 50,000 रुपए लिए थे, तो जैसे ही 50,000 रुपए दिए, ये खत्म हो गई, एक ट्रांजैक्शन थी, खत्म हो गई, तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी खत्म हो गई, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी खत्म हो गई। लेकिन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो चलती रहती है। मतलब मान लो यहाँ पर जो है सी जो है वो एक हमारे बिल्डिंग बनाने वाले हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं, इन्होंने फ्लैट्स खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? ए ने यहाँ पर गारंटी दी बी की कि सी आप क्या कीजिए, बी को अपॉइंट कीजिए कि आपके ये जितने भी रेंट वगैरह है ये कलेक्ट करेगा एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि कोई घपला नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं, नहीं करेगा तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब इसको कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि आप इसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ये पता नहीं कब तक है ये चीज, ठीक है, ये आगे जब तक मतलब वो अपना एक्ट करता रहेगा। अच्छा, जिस दिन उसने एक्ट नहीं खत्म किया, मतलब उसने रिस्पॉन्सिबल अपना पर्सन नहीं बना, उस दिन ये जो है वो ये पर्सन जो है ए पर्सन क्या करेंगे, वो जो पैसा उन्होंने गारंटी दी होगी वो उनको देना पड़ेगा। मतलब ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, एक ही ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई ना। मतलब सी जब बी ने 1 महीने का रेंट इकट्ठा किया और ये गारंटी खत्म हो गई, नहीं, ये 2 महीने का रेंट इकट्ठा कर रहे हैं, 3 का इकट्ठा कर रहे हैं, 4 का इकट्ठा कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन में तो कवर नहीं हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि ऐसी कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एक पार्टनरशिप फर्म को दे दी गई है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज आ गया। अब इस कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का क्या होगा? क्या होगा कालिया, क्या होगा? ए बोलता है कि ये रिवोक हो जाएगी, ये रिवोक कर दी जाएगी इस पर्सन ने अगर दी है तो, एज टू जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, कि जब जिस दिन फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया, उस दिन से ये कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जो होगी रिवोक कर दी जाएगी। मतलब अब आगे जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो हमको लेना देना नहीं है। सिंस इट इज कॉन्टिन्यूइंग गारंटी हेंस इट बी कॉन्टिन्यूइंग, की कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है तो ये कॉन्टिन्यू चलती रहेगी, रोकेंगे ही नहीं। ओनली द पार्टीज टू द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैन ओनली डिसाइड ओवर द मैटर, कि जो भी पार्टीज होंगी, ठीक है, वही डिसाइड करेंगी इस मैटर पे, या फिर नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करवा दिया, कंटिन्यूइंग गारंटी के आपके बारे में बता दिया, आपको क्वेश्चन को बारे में बता दिया। अब तो इसका आंसर आपको ऐसे आना चाहिए। चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए ऑप्शन बन जाता है कि ये जो है वो अगली फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगी उसके लिए ये रिवोक कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो थे, हमारे सारे के सारे आज जो है हमने एमसीक्यूज कवर कर दिया पार्टनरशिप एक्ट के। ठीक है, आई होप आपको एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन आपके लिए, ये आप मुझे बताइए। अगर किसी और एक्ट के आपको एमसीक्यूज जानने हैं वो भी आपको मुझे बताइए, नेक्स्ट सेशन में उसी एक्ट के एमसीक्यूज का कर दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं कि आपको किस एक्ट के अगले एमसीक्यूज चाहिए। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।